गुड मॉर्निंग जी दोस्तों। नमस्ते। मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है। और केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है 12 कदमों का कार्यक्रम और मेरे स्पॉन्सर यार। शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। कहीं से कहीं तक इच्छा नहीं हो रही है और एक बहुत अच्छा सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ। ये दिन देख पाऊंगा कभी ऐसा लगा नहीं था। वो इसलिए दोस्तों कि मेरी सोब्राइटी डेट असल में होनी चाहिए थी 17 सितंबर 2016, लेकिन वो है 27 अप्रैल 2018। मतलब ये 7 साल पूरे करने के लिए मुझे 8.5 साल लगे हैं। और ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले भी मैं शराब छोड़ने की कोशिशें कर चुका था। 20 साल शराब पी है और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही एक खंबाक पीने लगा। थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी, मजे के लिए ही शुरुआत हुई थी। लेकिन वो कहानी अगर शॉर्ट में बताऊं मैं, तो उस कहानी को एक गाने के मुखड़े में बोला जा सकता है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। एक अच्छा करियर, अच्छी सेहत, ठीक ठाक रूप, लव मैरिज हुआ था, 2 बच्चे थे, माँ थी साथ में। भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा सबको दिखाई दे रहा था, अच्छी रेपुटेशन। और ये सब धीरे 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 मिट्टी में मिल गया और मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। इस दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे नुकसान हो रहे हैं, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनके नुकसान हो रहे हैं। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। हैंगओवर्स जब बार बार होते थे, बाद में डिटॉक्स की नौबत आने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां होने लगी, है ना, गिरने पड़ने लगा, ब्लैकआउट्स होने लगे, पुलिस जाने तक नौबत आने लगी, मोबाइल कितने खो दिए मैंने, कितने चोरी हो गए मुझे मालूम नहीं, मेरी जेब से पैसे निकाले गए मुझे याद नहीं। तो ये सब चीजें जब होती थी तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रहा हूं मैं, और ये चीज इतनी कैसे हावी हो गई है मुझ पे कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। हर बार वही तय करता हूँ कि अब तो यार नहीं पीना है, या फिर यार आज लिमिट में पीना है, लेकिन वो कुछ मेरे बस में ही नहीं रहता है बात। तो कुछ तो तरीका मिल जाए जिससे मैं शराब को नियंत्रित रूप से पी सकूं या छोड़ ही दूं। तो ये छोड़ ही दूं वाला मामला एक बार इतना मेरे को वो आता था विचार कि अब तो हाथ नहीं लगाना है, ये जितनी शिद्दत से आता था मन में उतनी ही तेजी से चला जाता था। मतलब सुबह बिल्कुल पत्नी को बोल दिया है। मुझे याद है ऐसा भी हुआ है कि मुझे लगा था कि बाकी कोई चीज मुझे काम नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर धर्म वगैरह इस पे तो मैं विश्वास तो था ही नहीं। बिल्कुल मतलब नफरत ही करता था इन चीजों से। तो मुझे लगता था ये चीजें तो मेरे काम नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, तो अगर मैं इनके कसम खाता हूं तो यार मैं शराब की ओर नहीं जाऊंगा। तो मैंने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि मैं अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और 2 घंटे में मैंने पाया है कि मैं या तो बार में हूँ या दुकान में दारू खरीद रहा हूँ। तो ये विचार जितनी शिद्दत से आता था, बहुत ईमानदारी से आता था कि अब ये चीज चाहिए ही नहीं। लेकिन वो कैसे चला जाता था, कब चला जाता था और कब मेरे हाथ में बोतल आती थी, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था यार। लेकिन 2010 या 11 में एक बार मुझे लगा कि ये बहुत हो गया, अब इनफ। मैंने कहा इस चीज का फैसला करना ही है अपने को। और मैं खुद मैंने पता किया और मालूम भी था, लेकिन वो दिमाग में आया और मैं एक रिहैब में चला गया। रिहैब में चला गया और 4-8 दिन में ही वहां पे बोर हो गया मैं कहा ये कहाँ आप फंसे अपन। क्योंकि आजू बाजू में वही सारा जो मैं अब काफी कॉमनली मैंने बाद में सुना ए में आके, कि हर कोई वहां पे लगभग था, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जीवन में। या तो नौकरी चली गई थी, धंधा चौपट हो गया था, कर्जे हो गए थे, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई अंग ही शरीर का चला गया था, पत्नी छोड़ के चली गई थी, रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था यार। मैं बस शराब ज्यादा पी रहा था, लेकिन मेरा करियर अभी बहुत अच्छी उड़ान ले चुका था। मेरी फैमिली में मुझे किसी ने नहीं कहा था कि शराब छोड़ दो। ये जरूर बात होती थी, पत्नी से नोकझोंक होती थी, झगड़े भी होते थे कि ये तुम इतना पी के क्यों आते हो, तुम कंट्रोल में क्यों नहीं पी सकते, मेरे पिताजी जैसे पीते हैं। आओ बढ़िया शराब ले आओ घर में, 2-3 पैग पियो हमारे साथ, गप्पे मारो और खाना खा के सो जाओ, हमको कोई कंप्लेंट नहीं है, तो कम करो शराब, यहाँ तक बात आई थी। तो मुझे लगा कि यार ये मैं फंस गया यहाँ आके। और वहां पे सारी बातें बताई जा रही थी, थ्री फोल्ड डिजीज है, शारीरिक एलर्जी है, मानसिक खिंचाव है, ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, और आध्यात्मिक शून्यता है, दिवालियापन है। और एक ही मेंबर्स वहां आए थे, ईएसएच देने के लिए आए थे, मिलने आते थे, बातें करते थे।
तो उनको मैं कई तरह के सवाल पूछता था, लेकिन वो जो बता रहे थे वो सुन नहीं रहा था। मैं बोर हो रहा था, वहां टाइम पास कर रहा था। और तब मुझे जब उन काउंसलर को समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार दो शब्द याद रखो, एज येट, अब तक जो तुम देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम इन लोगों के जैसे नहीं हो क्योंकि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो अगर पीते रहोगे तो तुम्हारे साथ भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, और मैं सब कुछ समझता हूँ, चीजें फटाफट एकदम, और डिसीजन लेता हूँ और उनको जीवन में उतारता हूँ, ऐसा खुद पे बहुत भरोसा रखने वाला इंसान था। तो मैं इन चीजों की ओर अनदेखा कर रहा था और दिन गिन रहा था मैं कि कब यहाँ से बाहर निकलूं। और निकलते से ही मैंने सोचा कि अब मुझे जब चीजें पता चल गई है, 35 दिन यहाँ रहा हूँ, तो अब मैं पहले जैसी शराब नहीं पीऊंगा, इतना तो पक्का है। और पहले ही दिन बाहर आने के बाद मैंने वैसी ही शराब पी जैसे मैं पहले पीता था, बल्कि उससे भी अब खराब हो गया, और ये भी मैंने सुना था। और यकीन जानिए दोस्तों, 2 साल के अंदर अंदर मेरे साथ लगभग वो सारी चीजें हो रही थी जो मैंने लोगों में देखी थी, और मुझे लगा था कि मैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता हूँ। परिवार चला गया था, करियर चला गया था, पैसा तो कभी था ही नहीं, आता था वो कभी मैनेज करना आया नहीं। बच्चों से दूर हो गया। कुछ दिन भाई और माँ ने साथ देने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं शराब के मारे मेरे कांड ही ऐसे हुआ करते थे कि नॉर्मल जीवन उनका जीना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए और बोला कि यार, या तो यहाँ रहना है तो दारू मत पियो, और अगर दारू पीना है तो हमको बख्श दो। और मुझे अगर शराब के बारे में कुछ बोला जा रहा है या मेरी गलतियां दिखाई जा रही है, तो जैसे नाग फन निकालता है वैसे मेरे गुस्सा जो है वो बाहर आ जाता था। और मैंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सब साथ छोड़ दो और एक दिन पछताओगे। और मैं सड़क पे आ गया, मुंबई में प्लेटफॉर्म पे सोने लगा। दिन भर बस स्टॉप पे बैठ के देखता था लाखों की भीड़ जा रही है सामने से, हजारों की, और उसमें से एक बंदा नहीं जिसको मैं अपना बोल सकूं। पहले फोन था तब, तो फोन में भी हिम्मत नहीं हो रही है कि 200 नंबर थे तब फोन में, लेकिन इनमें से किसी भी एक को कॉल करूं, क्योंकि गारंटी थी कि कोई फोन उठाएगा नहीं, या उठाएगा तो एंटरटेन करेगा नहीं। तो इस तरह पूरी तरह से अकेला हारा हुआ, लेकिन हार नहीं मान रहा था। रॉक बॉटम, रॉक बॉटम जो बोल रहे थे, बोल मैंने बाद में शब्द सुना कि रॉक बॉटम बहुत जरूरी है शराब से दूर होने के लिए। तो रॉक बॉटम और क्या चाहिए था? मतलब मैं तो सड़क पे ही मर गया होता। तो पूरी तरह से मैं हार गया था जीवन में, लेकिन हार मानी नहीं थी। इतना जिद्दी और इतना अहंकारी इंसान जो सोच रहा है कि मैं अब भी बाजी पलटा के देख दिखा दूंगा, और जिन लोगों ने मेरा साथ छुड़ाए वो सब पछताएंगे, तो ये जिद, ये अहंकार, गनीमत थी या ईश्वर की कृपा थी, आज बोल सकता हूँ कि घर वालों को फिर से दया आ गई। वो मुझे ले गए वापस। मुंबई छूट चुका। अब मेरे ससुराल जो थी इंदौर, वहां मैं पहुंच गया। अब तक एक और रिहैब हो गया था। जब मैं वापस जा रहा था इंदौर, तो बड़ी, मुझे याद है, ईमानदारी से ख्याल आ रहा था कि यार, जीवन में जितना खराब है इंसान नीचे जा सकता है वो देख चुका हूं मैं। अब फिर से पत्नी बच्चे वापस मिल रहे हैं, सर पे छत आ गई, 2 वक्त खाना मिलेगा, ढंग से कपड़े, नहा पाऊंगा। तो मैंने कहा अब इस चीज को हाथ से जाने नहीं देना है, अब शराब की ओर कुछ भी करके नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। और ये तय करके मैं जाता हूँ। सफर में पूरा जब मैं आ रहा हूँ, तो मुझे इंदौर में लग रहा है कि अब मैं नया जीवन शुरू करूंगा बहुत अच्छी तरह से। जो भी नौकरी मिलेगी कर लूंगा, जितना भी पैसा है सुख मानूंगा, है ना, और बस अब है ना बच्चों के साथ रहना है। और 4 दिन में मैं फिर से शराब पी लेता हूँ। और तब मैं हिल गया एकदम। मैंने कहा यार, कितना भी मैं चाहूं, ये हो ही नहीं रही है बात। तो मैंने पत्नी से कहा कि यार, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे अब यहाँ के किसी रिहैब में डाल दो और थोड़ा ज्यादा समय के लिए डाल दो। मतलब ये मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी होशो हवास में बोल रहा हूँ। और मैं फिर से रिहैब में गया इंदौर में, जहाँ पे कुछ ज्यादा समय रहा था, और अब बचा नहीं था ये बोलने के लिए कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि सब चीजें मेरे साथ हो गई थी। तो शायद पहली बार मैंने ध्यान दिया। 3.5 महीने बहुत अच्छी तरीके से बीमारी समझाई गई। ए के मेंबर्स वहां पे मिलने आते थे, तो उनसे बातें करने लगा सिंसियरली, उनसे पूछने लगा। बिग बुक आ गई थी हाथ में, तो वो पढ़ने का चस्का लग गया। काउंसलर से भी अपने जीवन की बातें बताने लगा। ये सारी चीजें होने लगी, और 3.5 महीने में मैं देख रहा हूँ कि बहुत मेरे में चेंज आ रहा है। मुझे पहली बार एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का कि ये मैं क्या कर गया हूँ यार। और एक बड़ी उत्सुकता और आनंद,
यार ए नाम की कोई एक संस्था है और ये 12 कदमों का कार्यक्रम है और यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा तो वो लोग मेरे लिए वहां पे हाजिर हैं। अब मैं उनसे जाऊंगा, वहां से चीजें सीखूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैं 29 दिसंबर 2016 को मैंने बाहर आके पहली मीटिंग अटेंड करी है की। बहुत अच्छा लगा यार। चर्च में मीटिंग होती थी, रेड चर्च में इंदौर में। 12-15 जन अमूमन होते थे। रविवार को ज्यादा होते थे। और मीटिंग से पहले भी, मीटिंग में भी और मीटिंग के बाद जो बातें होती हैं आपस में, उनमें भी बड़ा मजा आने लगा। तो मैं 6:45 बजे बिल्कुल मतलब दिन का हाईलाइट हो गया ये कि मैंने यार मीटिंग पहुंचू। तो बड़ा मजा आता था शेयर करने में भी और शेयरिंग सुनने में भी। लेकिन जो भाव था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। मुझे ये लग रहा था बाहर आके, क्योंकि यार पहली बार मेरे साथ जीवन में ऐसा हो रहा था कि रिहैब में 3.5 महीने और यहाँ आके लगभग पौने 2 महीने शराब का कहीं से कहीं तक ख्याल ही नहीं। मतलब एक आजाद पंछी जैसा मुझे लग रहा था कि यार क्या बात है। जिस इंसान पे 24 घंटे, बहुत पहले से, आखिरी आखिरी दिनों में नहीं, पहले बहुत पहले से, कि 24 घंटे शराब का ख्याल सवार रहता था। कैसे शराब का जुगाड़ करूं, कहाँ पीऊं, कितनी पीऊं, कैसे स्टॉक करके रखूं, क्या बहाने दूं, कैसे बेवकूफ बनाऊं, कैसे पैसे जुटाऊं और कैसे इन चीजों को छुपाऊं। उसको लग रहा है कि शराब तो अपने जीवन से चली गई एकदम। तो मेरी शेयरिंग भी बहुत खुल के होती थी और मुझे लोग बोलते भी थे कि एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। लेकिन आज मेरी समझ में आता था कि वो तो यार उनका प्यार था और हौसला अफजाई थी। लेकिन दरअसल मैं चीजों को कभी मैंने गंभीरता से लिया ही नहीं। न पहले न यही में आके। बहुत ही मनमौजी, बहुत ही कैजुअल तरीके का इंसान हूँ। चीजों को गंभीरता से लेने की मुझे आदत नहीं है। तो वही मैंने जीवन भर किया था और वही यहाँ आके भी हो रहा है कि सब लोग आके बोल रहे हैं कि यार ये शराब जो है ना मुझसे बहुत बड़ी है। एक एक दिन के हिसाब से ईश्वर की कृपा से शराब से दूर हूँ। तो मुझे हंसी आती थी। मैंने कहा ये क्या हो गया यार इनको। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं और आज भी ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से आज के दिन शराब से दूर हूँ। मैंने कहा शायद मैं इन लोगों से अलग हूँ, क्योंकि मुझे तो शराब का कहीं से कहीं तक ख्याल ही नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो पहले से ही आध्यात्मिक तो था ही। भले ही ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन ईश्वर और अध्यात्म अलग चीज है। तो मैं तो आध्यात्मिक इंसान हूँ बहुत। ये शराब ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही मैं ये प्रोग्राम के संपर्क में आया हूँ, तो इस प्रोग्राम ने मुझ पे बहुत अच्छा असर कर दिया है। और ये लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी डरे हुए हैं। और मुझे तो यार पहले दिन से मुक्ति मिल गई है। तो बेखौफ जी रहा था मैं। और मुझे जो बार बार बोला जा रहा था कि स्पॉन्सर ले लो, ये 12 कदमों का कार्यक्रम कर लो, मुझे ये बोला मेंबर ने कि अनिरुद्ध, ये इस बात को 10 बार मत बोल कि शराब की याद नहीं आ रही है, शराब की याद नहीं आ रही है, शराब कहीं नहीं गई है। बोले कंधे पे बैठी है शराब, कभी भी आ सकती है। और मैं बोलता था कि ऐसे आ ही नहीं सकती। हम जो कार्यक्रम प्रक्रिया में पढ़ते हैं कि ये कैसे नियम है, मैं इन नियमों का पालन नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा था कि मैं ऑलरेडी प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ। मैं जो लोग थे उनको समझाता था, क्योंकि अंग्रेजी मेरी अच्छी थी। तो कोई आता था तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम समझाता था। रिहैब से जब बाहर आ गया था घर में, तो मुझे याद है घर में एंटर करने से पहले मैंने, हाँ बिल्कुल जैसे मंदिर के बाहर हम करते हैं वैसे प्रणाम किया था कि ये घर मेरा मंदिर है। अगर मैं बहुत है ना एक सच्ची जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। और उसी रात को मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे पूरा घर वालों को सामने बिठा के, बीमारी क्या होती है, थ्री फोल्ड डिजीज कैसे है, क्यों मैंने आज तक जीवन में ऐसा किया, क्यों मैं समझ पा नहीं रहा था, क्यों मैं रुक नहीं पा रहा था, वो पूरा डायग्राम, और रिकवरी क्या होती है, ये पूरा मैंने 2 घंटे का लेक्चर लेके उनको सब समझाया था। तो मैंने कहा मैं तो सब समझ गया हूं अब, मेरे जीवन में शराब कभी नहीं आएगी। तो ये मैं एक ओर से बोल रहा था कि मेरे जीवन में शराब नहीं आएगी अब, और दूसरी ओर से एक ख्याल मन में चालू हो रहा था, डाउट। वही वही शेयरिंग सुन के कहीं ना कहीं बोरियत आने लगी थी। कहीं ना कहीं लगने लगा था कि क्या इससे मिलेगा यार, ठीक है रोज यहाँ पे आता हूँ, ये शहर मेरे लिए पराया है, ये लोग जो हैं ये भी मुझे नहीं जानते हैं। मेरी बदनामी के परचम तो मुंबई में फहराए गए हैं, वहां पे मेरा करियर है, वहां पे मैं बदनाम हूँ कि मैं शराबी हूँ। और मेरे हक मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। 40 साल का हो गया हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पैसा कमाना जरूरी है, काम करना जरूरी है। ये मीटिंग जब आऊंगा, तो मीटिंग से तो सिर्फ इन चंद लोगों को मालूम है कि मैं शराब से दूर हूँ। लेकिन जो मेरे काम देने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा। मुझे बोला जा रहा था कि जल्दबाजी मत करना यार, इस प्रोग्राम पे ध्यान दो, रिकवरी पे ध्यान दो, मीटिंग आते रहो, यहाँ पे बताई गई बातों का
को फॉलो करो तो अपने आप जीवन अच्छा हो जाता है। और मैं कहता था कि ऐसा कैसे तो अपने आप हो जाएगा यार, इंसान को खुद आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर होंगे भी, क्योंकि मैं तो भरोसा ही नहीं करता था, ईश्वर होंगे भी तो भी वो थोड़ी ना आने वाले हैं सामने कि ये लो भैया है ना, अब तुम शराब से दूर हो तो तुम्हारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स मैं अब दूर कर देता हूँ। करना तो मुझे ही पड़ेगा। इन लोगों को मेरे फील्ड के बारे में मालूम नहीं है, तो इनकी सलाह मेरे लिए काम की नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और होने लगी कि जो मैंने कहा कि बिग बुक चार्ट डाली थी, किस पन्ने पे क्या है, किस पन्ने पे क्या है, किस चैप्टर में क्या है, वो सब मुझे मालूम था और मैं बड़ा उसके रेफरेंस देके बताता था। तो उन चीजों को लेके भी डाउट आने लगा। कहानी थी कि एक इंसान था जिसको बहुत अपनी जवानी में समझ में आ गया कि यार ये शराब मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जीवन में बहुत कुछ करना है। और वो 25 साल शराब से दूर रहा, सब कुछ कमा लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। और उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं 25 साल शराब से दूर हूं, तो अब अपना जीवन आराम से बिताऊंगा, शराब पीऊंगा। और जैसे ही उसने शराब की तो उसके वही हाल हुए जो 25 साल पहले हुए थे, लेकिन इस बार जैसे उसने लास्ट टाइम रोकी थी शराब, वैसे वो रोक नहीं पाया। सारी कोशिशें कर ली, लेकिन 4 साढ़े 4 साल में वो परलोक सिधार गया। अब ये कहानी बार बार रिपीट की जा रही थी कि ये शायद बीमारी जो है ये जीवन भर के लिए है, एलर्जी कहीं नहीं जाने वाली। और ये चीज सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये क्या मजबूरी है यार कि ये क्यों मुझे ही हो गया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। बचपन से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बाप का मैंने देखा कि यार पी पी के वो मर गया, लेकिन मैं बहुत बचपन से घर संभालते आया हूँ, जिम्मेदारियां संभालते आया हूँ, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये मुझे ही क्यों चीज होनी है। और एक्चुअल में ये है क्या ऐसा सचमुच? अगर ऐसा है तो ये 25 साल वाला इंसान है, इसका नाम क्यों नहीं दिया, कि शेर से वो क्यों नहीं दिया? ये तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर नहीं था, तो इसकी एनोनिमिटी क्यों नहीं रखी है? किसने जाके वहां देखा है कि ऐसा इंसान सचमुच था भी या नहीं? तो ये कहानी जो है और बहुत सारी बातें जो हैं मेरे मन में डर बिठाने के लिए हैं। तो ये माना कि मैं बहुत बेतहाशा शराब पिया हूँ, बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन तब मैं एक अलग धुन में था, मुझे चीजें मालूम नहीं थी। अब मैंने इतना 3.5 महीने और फिर ये बिग बुक के आधार पर मैंने अगर समझ लिया है कि शराबी के साथ ये होता है, तो फिर मैं पहले जैसी शराब क्यों पीऊंगा? एलर्जी एलर्जी बोलते हैं, एक बार देखना चाहिए कि सचमुच एलर्जी है क्या। मतलब मेरा पूरा जीवन भरा पड़ा है कि मुझे याद करना है सिर्फ कि मैंने पास्ट में क्या किया है, और मुझे पता चल जाएगा। दो चीजें सिंपल बताई थी कि शराब छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो, और अगर सीमित रूप में पीना चाहो तो वो भी नहीं हो रहा है। और मेरे जीवन में तो सैकड़ों चीजें हो गई थी। मैंने कहा कि रॉक बॉटम मेरा क्या था, कि मरने की कगार तक पहुंच गया था, और फिर भी मुझे वो सब कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं उसको एक झटके से इसलिए इस खाते में डाल रहा हूं कि तब मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अब चीजें समझ में आ गई हैं, नॉलेज हो गया है मेरे को, तो मैं वैसा क्यों करूंगा? और मेरे दिमाग में चालू हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट एक बार तो करके देख लेना चाहिए यार, जीवन एक ही बार मिला है। शराब छीन ली, मानो जीवन के सारे मजे छीन लिए आप लोगों ने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में सालों बाद शांति थी, बच्चे बहुत खुश थे, पत्नी एकदम बिंदास्त हो गई थी कि यार इतने साल गए अपने तकलीफ में, लेकिन अब पति है ना, खुद गया था रिहैब में, वापस आया है, मीटिंग रेगुलरली कर रहा है, और अब अपने जीवन में सुख आ गए हैं। लोगों का भरोसा धीरे धीरे फिर से बैठने लगा था, और मेरे मन में प्लानिंग चालू हो गई थी कि कैसे इस भरोसे को तोड़ूं। और 1.25 साल बाद मौका मिला इंदौर छोड़ के दूसरे शहर जाने का। मैंने सोचा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छी जगह है, 4 दिन है अपने पास, अगर कुछ होता भी है तो संभाल लेंगे, वापस जाएंगे, मीटिंग चालू करेंगे, और बैक टू द रूटीन। तो गया मैं पहले दिन, एक क्वार्टर खरीदी, एक क्वार्टर पी के मैं वापस आ गया होटल पे जहाँ पे थे हम, खाना खाया, घर वालों को पता नहीं चला। मैंने कहा बहुत अच्छे। इतनी खुशी हुई मुझे कि उस खुशी के मारे नींद ना आए रात को, कि झूठ बोल रहे थे सब, एलर्जी है और मैं जिस दिन पीऊंगा उस दिन पहले जैसे ही पीऊंगा। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो पहले कभी एक क्वार्टर पे रुकता नहीं था, ये एक क्वार्टर पे रुक गया मैं, खाना भी बढ़िया खाया। अब यही अपने को रोज करना है। तो दूसरे दिन भी वही किया, और तीसरे दिन लगा कि एक क्वार्टर पी है तो अपन है ना एक बच्चा और ले सकते हैं, और एक क्वार्टर और एक बच्चा पी लिया। उस दिन घर वालों को पता चल गया, तो ऑब्वियसली जो है उनको पता चल गया, तो मुझे गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, और फिर मैं फिर से बगावत पे उतर आया।
और मैंने कहा 1 खून की भी वही सजा है, 7 खून की भी वही सजा है, अब तो छक के पी लो, जाएंगे इंदौर, मीटिंग करेंगे और लाइन पे आ जाएंगे। और मैंने बेतहाशा पीना चालू कर दिया, और वो पीना छोड़ना अगले 1.25 साल तक चलता रहा। इंदौर आया, लेकिन अब मीटिंग अच्छी न लगे, किस मुंह से जाऊं, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग्स की। मेरे बाद जो आए हैं, मुझे 15 दिन हुए हैं, और 16वें दिन जो आया है उसको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई थी, सर्विस के आइडियाज दिए थे। अब मैं वहां पे जाके बताऊं, मेरे जैसा बंदा जो है उसको लगता है कि यार मेरी इमेज अच्छी बनी रहे। वो मुझे सिंपल बोल रहे थे कि तुम जाओ और वहां जाके शेयर करो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अब, जाओ शेयर करो। अब तो देख लो कि प्रैक्टिकल हो गया, जिस चीज पे तुम भरोसा नहीं कर रहे थे। तुम ये नहीं कर पाओगे, ये खेल बहुत सारे लोगों ने करके देख लिया है, कोई जीत नहीं पाया, और तुम भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट डिफरेंट। शराबी हो, कितना भी ज्ञान तुमको लगता है कि है तुम्हारे पास, कितना भी विल पावर लगता है तुम्हारे है पास, कितना भी टैलेंट है, कुछ काम नहीं आने वाला। तो मीटिंग जाके शेयर करो। और मुझे उसमें बड़ी शर्म महसूस हो रही थी, तो मैंने ईमानदारी से शेयर नहीं किया, जबकि सबको पता चल रहा था। अब मुझे मीटिंग अच्छी न लगे, और शराब का जो था पंजा, वो फिर से है ना कस चुका था। तो अब मेरा जो 5.5 महीने दूर रहा हूं, ये गुमान था, मुझे एक पल भी फिर से शराब के बिना अच्छा न लगे। जो मैं थोड़ा बहुत मेरा मन रमने लगा था पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, है ना, वो सब कुछ अच्छा न लगे, और मैं भागने की कोशिश करने लगा कि ये कहाँ आके फंस गया इंदौर में। मुंबई में जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ फिर से। अब मैं रोज नहीं पीऊंगा, कभी कभार ही पीऊंगा। और एक बार मेरे पास पैसे आ जाए तो ये ना घर वाले भी पीछे पड़ना बंद हो जाएंगे। तो वो मुंबई गया, बोला गया था कि पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशंस पुराने वाले अवॉइड करो। तो मैं मुंबई गया, दोस्तों से बोला कि मैंने शराब छोड़ दी है। और उनको भी अचरज, क्योंकि मेरा रूप बदल चुका था, स्वास्थ्य अच्छा हो गया था, जो उन्होंने देखा था उससे बेहतर अनिरुद्ध था। तो ये भी बोला था कि अगर मिलना पड़े लोगों से तो भी वहां मत जाना जहाँ पे पी रहे हैं, तो मैं वहीं पे गया। मैं दिखाना चाहता था कि अब मैं शराब छोड़ चुका हूँ। तो पहले दिन शराब नहीं पी, उनको अचरज लगा, ये तो कभी भी पिछले सालों में, कई सालों में बिना पिए तो मिला ही नहीं है। अब अपन पी रहे हैं, 2 घंटा बैठा है लेकिन शराब नहीं पी रहा है। दूसरी बार मिला तब भी वही किया, तीसरी बार किया तब भी वही किया। चौथी बार उनके साथ बैठा मैं, उनकी महफिल खत्म हो गई, वहां से मैं घर जाने लगा अपने भाई के पास। मीरा रोड उतरा और बार में जाके बैठ गया। मतलब ये अकेले मैं शराब को कंट्रोल कर लूंगा, ये चीज कोई मेरे काम नहीं आ रही थी। और मुझे सिंपल बात बोली गई थी कि कहीं पे भी जाओगे तो तुमको काम एक करना है, कि वहां पे मीटिंग होगी, मीटिंग जाओ। मैं जहां पे रहता था वहां से 5 मिनट पे थी मीरा रोड की मीटिंग, लेकिन मैं वहां नहीं जाता था, और वहां गया भी हूँ 1-2 बार। तो मुझे याद है कि प्लानिंग करके गया हूँ, कि घर वालों को बोला है कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, लेकिन बाहर ही कॉर्नर पे दुकान थी, वहां से पहले क्वार्टर खरीदी, जेब में डाली, कि मीटिंग से बाहर आते हुए तो दोस्त साथ में होंगे, एक के मेंबर, तो उनके सामने कैसे खरीदूं। तो क्वार्टर लेके मैं मीटिंग गया हूँ। इस तरह से मैं पूरी तरह से एक ही धारा से दूर हूं, और खोजने लगा हूं कि दूसरे तरीके कोई हैं क्या। तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, क्योंकि साइंस पे मेरा बड़ा भरोसा। मैंने कहा ये थोड़ी ना एक ही चीज है दुनिया में, और भी तो कोई तरीके होंगे। क्योंकि अब वही मैंने कहा कि मैं इन नियमों का पालन कैसे कर सकता हूँ, इतनी सारी कौन चीजें करेगा यार। रोज मीटिंग कौन जाएगा, स्पॉन्सर लो, प्रोग्राम करो, शेयरिंग करो, इस तरह से मत रहो, वो मत करो, ये मत करो, ये सारे मुझे बंधन लगने लगे। जो यहाँ पे बातें बताई गई थी, जो मेरी जान बचाने के लिए थी, वो मुझे बंधन लगने लगी। और वही ऑब्सेशन, एक असामान्य शराबी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन, कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी दिन सुरक्षित रूप से शराब पीऊंगा और उसका आनंद भी लूंगा। तो वो मुझे लगा कि बाकी लोगों को नहीं मिला है, लेकिन मुझे वो शायद उपाय मैं खोज के निकालूंगा। तो साइकियाट्रिस्ट की दवाइयां चालू हो गई, बाकी तो जो चीजें हैं वो घर वाले सारे पहले ही कर चुके थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और अब जब मैं रिहैब जाने लगा तो मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था। 3 बार पहले रिहैब गया, अपनी मर्जी से गया, लेकिन अब मेरा इतना पतन हो गया कि अब मैं क्या बर्ताव हो रहा है मेरा, और मैं किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, वो बातें तो अलग। घर वालों को अब एक ही लगता था कि ये पी पी के मर न जाए, तो इसको अंदर कर दो। और 2 रिहैब हुए दोस्तों। आखिरी रिहैब में जब मैं अंदर मुझे डाला गया, पहले रिहैब में डाला गया, तब तो मेरे मन में ख्याल आते थे कि अब बाहर जाऊंगा और केस ठोक दूंगा घर वालों पे, कि अंदर कैसे डालते हो, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं मैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आखिरी बार गया था, तब मतलब मेरी हालत वो हो गई थी कि और 3 महीने यहाँ पे रिहैब में डालना,
मैंने कहा मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी लाश ही जाएगी। और जिसको बोलते हैं कि सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके 1.25 साल में सीख नहीं पाया था, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स इस बीच में बार बार आते रहे, यार बिल्कुल इस बात का एहसास है कि आज अगर जिंदा हूं मैं, तो ये एक ही वजह से हूं। तो मैं बार बार जिनको गालियां दे रहा था, मन में कोस रहा था, वही लोग आते थे जब मेरी हालत खराब हो जाती थी, वही लोग आते थे। उन्होंने ही डिटॉक्स करवाया है यार। घर वाले भी, एक नौबत आ गई थी कि घर वालों ने भी बोल दिया कि अब एक पैसा नहीं खर्च करेंगे, तुमको पीना है और तुमको सेहत भी हम ठीक कर दें ताकि तुम फिर से पियो। नहीं मंजूर। तब भी ये वाले ही आए थे यार। तो इस बार जो मैं गया था, तो मेरी हालत जो उन्होंने आखिर में उन्होंने भी छोड़ दिया कि ये अब नहीं मानेगा और इसको अब ईश्वर के हवाले करना पड़ेगा। तो इस बार जो मैं आया, वो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं जिंदा ही रहना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि खुदकुशी के विचार या ख्याल पहले नहीं आए थे, एक बार सीरियस अटेम्प्ट भी हुआ था, लेकिन इस बार जो था वो पूरी गंभीरता से था। मैंने कहा इस तरह का जीना नहीं जी सकता हूँ अब मैं यार। मतलब पीना तो ठीक है, मजबूरी बन गई थी, लेकिन वो घनघोर अकेलापन, खाना पीना सब कुछ बंद ही हो गया था। शराब छोड़ के कुछ जाता नहीं था, अंदर पानी भी नहीं जाता था। और कुछ भी कहीं से भी एक पल भी जो होश का है, होश में हूं अगर, तो मतलब असहनीय हो गया था, इतना दर्दनाक हो गया था। तो मैंने कहा अब तो नहीं यार। और तब वहां पे मेरे को जो है उन्होंने बोला कि घुटने टेक दो, उसके बिना काम नहीं चलूंगा। तो जो यहाँ आके बातें सिंपली मैं सीख सकता था, वो शराब ने आखिर मार मार के मुझ में वो शक्ति ही नहीं बची कि अब मैं और कोई लड़ पाऊंगा। और इस बीच में बहुत सारे रिजेंटमेंट्स, खासकर घर वालों के लिए। मतलब मेरे मन में कोई अच्छा ख्याल ही नहीं आए। 24 घंटे में कहते हैं लाखों ख्याल आते हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव ख्याल नहीं आता था। सबके लिए गुस्सा, नाराजगी, अपने लिए सेल्फ पिटी, कितना कमीना हूं मैं, कितना नीच हूं, इन सारे विचारों से भरा हुआ, और कहीं से कहीं तक आशा नजर नहीं आ रही है। तब वहां पे जो थे ए के मेंबर, उन्होंने मुझे बोला कि यार इतनी नफरत लेके अनिरुद्ध कभी सोबर नहीं हो पाओगे तुम यार। इतनी नफरत, और खासकर घर वालों के लिए। बोले मैं जानता हूं कि तुम ईश्वर नहीं मानते हो, लेकिन अपने बचने के लिए तो सोचो यार। तुमको बचना है अगर, तो कुछ चीजें करना होंगी, इस हिसाब से तो तुम करो। और तब तक मेरे मन में ये बात तो आ गई थी यार कि मैं जिनको झुठला रहा था, वो जो बोल रहे हैं वो एक एक बात सच है मैं बोली जा रही। तो अब बाकी कुछ हो ना हो, ये जो बोल रहे हैं वो मैं बात मानूंगा, भले ही मुझे पट रही हो नहीं पट रही हो, भले ही मुझे यकीन हो नहीं यकीन हो। लेकिन मुझे अब करना है। मुझे अब, मैं अपने दिमाग से त्रस्त हो गया था यार। पहले ही बोला था दिमाग मत चलाओ, लेकिन दिमाग इतना चलाया मैंने कि मैं बहुत परेशान हो चुका था। और एक बात समझ में आ गई थी कि जिस तरह खराब जेरोक्स मशीन रहती है, फोटोकॉपी वाली मशीन की, कितना भी अच्छा कागज डालो उसकी कॉपी खराब ही निकलती है। वैसे मैं कितना भी अच्छा करने की सोचूं मेरे जीवन में, मेरे मन में जो ख्याल आता है वो साला डिफेक्टिव ही होता है। तो अब अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो मैंने कहा आप जो बताएंगे वो करूंगा। बोले रोज रात को सोने से पहले, खासकर तुम्हारी पत्नी, बाकी घर वाले और जितने भी लोगों को तुम नफरत करते हो, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पे शराब की बात हो रही है और ये उपाय कोई भलता ही बता रहे हैं। भैया कोई मेरे को ऐसी दवाई दो, कोई ऐसा सर्जरी हो दुनिया में कि है ना, ये शराब का जो है मेरा प्रॉब्लम ये खत्म हो जाए, ये इच्छा ही नहीं हो। और ये बोल रहे हैं कि तुमको नफरत हो रही है, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने तय किया था कि जो बोलेंगे वो फॉलो करूंगा, क्योंकि किसी ने बोला था कि अनिरुद्ध ये क्यों नहीं समझ लेते कि तुम अंधे हो, सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हो बिना लाठी के, अकेले के दम पे। दिख नहीं रहा है, बार बार गाड़ी आ रही है, ठोंक दे रही है, एक्सीडेंट हो रही है, पहले से दूसरा बड़ा, दूसरे तीसरा बड़ा। सिंपल बात है कि किसी के हाथ में अपनी उंगली दे दो और वो तुमको रास्ता पार करा देगा। तो वो मैंने ठान ली थी, और मैंने प्रेयर की मन की इच्छा के विरुद्ध। और प्रेयर की पहले दिन समझ में नहीं आया, लेकिन रोज रात को जब करने लगा, तब धीरे 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 मन में कुछ होने लगा यार। 24 घंटे जो सोचता था कि ये मेरी पत्नी की वजह से मैं यहाँ के अड़ा हूँ, पूरा कारोबार हाथ में ले लिया है, जब देखो तब मुझे अपमानित करती है और अंदर डाल देती है, और पूरा सब कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, पूरा जीवन मेरा इसके हाथ में चला गया है। उसके लिए नफरत मेरे मन में कम होने लगी। जितने भी उसके साथ बाकी चेहरे आने लगे,
और मुझे नफरत के बजाय अब धीरे धीरे दिखने लगा कि कैसे यार मैंने इन लोगों को तकलीफ पहुंचाई है और क्या कर दिया है इनके जीवन का। अपना जीवन तो बर्बाद ही कर दिया, लेकिन इनका क्या किया है। और जब मैं प्रेजेंटमेंट प्रेयर कहते हैं उसको, ये बाद में पता चला मुझे, जब मैं वो करता था तो आंखों से आंसू निकलते थे और धीरे धीरे से बदलाव होने लगा यार। वो मेरे मन पे जो बोझ था एकदम मतलब भरा पड़ा था निगेटिविटी से, तो वो कुछ हल्का होने लगा, अच्छा लगने लगा। और फिर मेरे दिमाग में आया, समझ में आया कि मैं ये सब चीजें इंटेलेक्चुअली ले रहा था तब, सिर्फ दिमागी तौर पे, लेकिन मन से कभी की ही नहीं थी यहाँ की चीजें, कभी प्रेयर भी मन से की ही नहीं थी। तो अब मन से होने लगी सेरेनिटी प्रेयर भी, और सारी चीजें अपने जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया पूरा। मैंने कहा यार इतना मैंने इनको तड़पाया है, इतना मुझे तकलीफ दी है, और हर बार मुझे है ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जीवन मैंने जीना इनका बंद कर दिया है, जी नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे तैसे वहां पे 3 महीने बीते, उसमें भी दिमाग बोलता था कि ये सब ठीक है लेकिन बाहर जाएगा तो क्या यार, तो क्या यार। मुझे बड़ा अचरज लगता था कि मैं रिहैब में आता था तो बीएसए देने आते थे कि लोग कुछ, और उसमें ना हर बार कोई ना कोई नया बंदा आता था जो कभी रिहैब गया ही नहीं था। और वो इतना तल्लीनता से, इतना मन से बोलता था कि यार ईश्वर की कृपा से शराब से दूर हूं और कितना अच्छा लग रहा है। मुझे जलन होती थी, रश्क होता था। मैंने कहा कैसे इनका भरोसा बैठ जाता है, और कितना पहले दिन से एकदम आराम से ये सोबर हो रहे हैं। मेरे सामने 1 साल का केक कितने लोगों का कट गया और मैं तो यार देखते ही रहता हूँ। मुझे लग भी रहा है कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में आए जो व्हाट्सएप ग्रुप में आती है रोज, कि 1 साल अनिरुद्ध का पूरा हो गया, लेकिन उसके लिए जो करना है वो मैं करना नहीं चाहूँ। और ये बचपन से रहा है मेरा। पढ़ाई में अच्छा था, माँ को लगता था कि ये मेरिट लिस्ट में आएगा तो जीवन में अच्छा करियर करेगा, तो मुझे अच्छा करियर चाहिए था, लेकिन उसके लिए जो करना है वो नहीं करना था। मुझे बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट था। वही मेरे काम में मैंने किया कि बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन जिस लगन से, जिस कंसिस्टेंटली और जिस तरीके से बताई जा रही है चीजें वो करूं, तो मैं अपने तरीकों से करता था। मुझे इतनी मेहनत नहीं चाहिए थी। मैं मेहनत वही करता था जहां मुझे लगता था। मेरे तरीके से करना, औरों के तरीके से करना मुझे बोरियत लगती थी। और यही बात अब मुझे समझ में आई कि यही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी, कि यहाँ पे मैंने कोई चीज फॉलो ही नहीं की है असल में। कभी ध्यान से शेयरिंग कोई सुनी ही नहीं, ये मेरे जीवन पे कैसे लागू होती है ये सुना ही नहीं। जब सामने वाला कोई अनुभवी मेंबर बोल रहा है कि यार तुमने ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं भी ऐसा करके सोबर हूं, तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। और मुझे ये सवाल आया कि अनिरुद्ध अब तू बाहर जाएगा, अगर मुझे बताया गया कि 15 अगस्त 2018 को तुमको डिस्चार्ज देने वाले हैं, तो मैंने कहा क्या करने वाला है। वो नीला गेट था रियाब का, और वहां पे मुझे एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा था, और पुराने बिग बुक में वो लाइन थी कि अ, हम एक दो राहे पे खड़े थे। तो मुझे वहां पे क्लियरली दो राहें दिखाई दे रही थी, कि मन में तो अभी भी इच्छा थी शराब पीने की, कहीं भी गई नहीं थी। तो मैंने कहा बाहर जाके शराब पी लूंगा और अगली बार तो वापस आना नहीं है। ये तो गारंटी है कि वह अगली बार तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा मुझे लाने के लिए। तो दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा मुझे, और कोई मेरे पास चारा नहीं है। और मैं बाहर आया जब, तो वो बात हो गई थी जिसको बोलते हैं हार मानना, पूरी तरह हार मानना, हथियार डाल देना। सिर्फ ये मंजूर करना जरूरी नहीं था कि यार मुझे शराब की समस्या है, उसके साथ जो दूसरी चीज थी कि मैं किसी हाल में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूं, ये बात ये मेरे को बिल्कुल यकीन हो गया। और तीसरी बात जो बाकी रह गई थी कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे, यहाँ पे मेरी गाड़ी फिर से अड़ गई थी। तो मैंने कहा, ये मुझे हर बार बोला जाता था कि हायर पावर ही नहीं है तो सोबर कैसे रहोगे। मैंने कहा कहाँ से लाऊं ये हायर पावर यार। बेईमानी तो कर नहीं सकता हूं, मैं चाहता हूं कि ईश्वर पे भरोसा बैठे, लेकिन बैठता ही नहीं है तो क्या करूं मैं। जलन होती है मुझे आप लोगों से, बट नहीं हो रहा है ये। सिंपल बात बोली गई थी कि इतना कॉम्प्लिकेट मत कर यार, तू बस ए को फॉलो कर। वो मैं डिस्चार्ज से पहले मुझे याद है कि मैंने आसमान की ओर देख के मैंने कुछ शब्द बोले हैं कि मुझे तो तुम पे यकीन नहीं है, करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब तू ही देख ले, है अगर तो तुझे मालूम होना चाहिए, और नहीं है तो भी मैं, मुझे इतना मालूम है कि अब मैं ईमानदारी से चलूंगा। और वो करके बाहर आ गया मैं। तो दोस्तों मुझे पूरी तरह से अब समझ में आ गया था कि दिमाग नहीं चलाना है। हर बार जो मैं गलती करता हूं उसमें से कोई भी गलती अब नहीं दोहराना है।
जाऊंगा करियर में, फिर से मैं कुछ अनंत दिखाऊंगा, कम बैक, फटा पोस्टर, निकला हीरो, देखो मैं कैसे वापस आ गया हूँ, दुनिया देखते रह गई। ये सब नहीं चाहिए भैया। मुझे बस शराब से दूर रहना है, और उसके लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें करूंगा मैं। और मुझे अकेलापन, अकेले रहता हूं तो दिमाग बहुत चलता है, कोई काम था नहीं, तो मैंने कहा अकेले नहीं रहूंगा। तो कोई ए के मेंबर थे, उनके ऑफिस में जाके मैं बैठने लगा। सुबह मैं नाश्ता करता था, दिन भर वहां पे रहता था, उनके जगह पे मैं ऑफिस बॉय बन गया। 50 रुपए दिन के मिलते थे, लेकिन उन 50 रुपयों में मुझे खुशी मिल रही थी। अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार 8 साल पहले तो मैं 1.5 लाख रुपए कमाता था, अब तो सिर्फ 1300 रुपए मिल रहे हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि शराब के पहले घूंट से दूर हूं। मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं अपनी बातें सच्चाई से पहले से नहीं बोलता था, वो अब खुल के बोल रहा हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम्स छुपाने की कोशिश कर रहा था, मैं सिर्फ बाहर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, नहीं बॉस एकदम बढ़िया, मजा आया, मस्त मीटिंग की, मस्त शेयरिंग की, आपकी शेयरिंग भी क्या बढ़िया हुई यार, ईश्वर की कृपा है, लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है यार, शराब का कहीं ख्याल नहीं आ रहा है। ये सब बातें नहीं बोल रहा था अब मैं। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। डर था मेरे मन में कि पैसे का क्या होगा, बच्चा कॉलेज में अभी जाएगा अगला साल, कर्जे हैं, 42 साल का हो गया हूँ, ग्रेजुएशन नहीं है मेरा, पराए शहर में हूँ, नौकरी कहाँ से मिलेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थे, पत्नी और मैं इतनी दूर चले गए थे कि उसको तो मैं फूटी आंख नहीं सहाता था। मैं सामने आता था तो उसका पारा चढ़ जाता था। इंसल्ट हो रहे हैं मेरे मेरे घर में। मेरे घर में ये हालत है कि वो एक कुत्ते का पिल्ला लाए थे, उसको सब प्यार कर रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे, और मुझे उतनी भी जगह नहीं, कीमत नहीं बची थी घर में। एक बार जब मैंने उसको रखा हुआ आधा कप दूध पी लिया तो मुझको इतनी पड़ी थी कि उस कुत्ते के लिए रखा गया है दूध, वो तुम कैसे पी गए। मतलब इतनी ये मेरी, मेरे घर में स्टैंडिंग हो गई थी। तो ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, मैं रिलेशनशिप कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, और ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे डर कि ये कैसे दूर होंगे, कैसे मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, यही मुझे बार बार शराब में की ओर ले जाने में भी कारणीभूत थे। लेकिन मैं इनको छुपाने की कोशिश करता था। अब मैं जाके बोलने लगा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही है, और वो जो सॉल्यूशन बताते थे वो मुझे कतई अच्छे नहीं लगते थे। मुझे चाहिए था क्विक फिक्स सॉल्यूशन। आप मेरी पत्नियों को टू वाइव्स चैप्टर पढ़ा दो, मेरी फैमिली को फैमिली आफ्टर वर्ड्स पढ़ा दो, उनको बता दो कि कैसे ट्रीट करना है रिकवरिंग अल्कोहलिक को। लेकिन ये बोल रहे थे कि भैया वाइफ और नो वाइफ, जॉब और नो जॉब, जब तक तुम लोगों के बजाय ईश्वर पे निर्भर नहीं होंगे तब तक तुम शराब से दूर नहीं रह पाओगे। तो कोई वजह नहीं होती है रिलैप्स की। ये सारे जो हैं इनको मैं बहाने बनाता था इन चीजों को। तो ये मुझे उनकी जो सलाहें हैं कि ये करना है वो करना है, वो अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है ये इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं करूं, कड़वी दवा है तो भी पी लूं। डीआर में शायद पहली बार पढ़ने लगा, पहली बार पढ़ने लगा, आइडेंटिफाई करने लगा कि आज मेरे लिए इसमें क्या लिखा है। उस डीआर के सहारे में पूरा दिन निकालने लगा। अकेला नहीं रहता था तो शराब का वो जोर नहीं चल रहा था, मैं नॉर्मल दुनिया में जीना पहली बार मैं सीख रहा था। हंस रहा था लोगों के बीच में, अपनी बेवकूफियों पे हंस रहा था। और बार बार वो रीइंफोर्स हो रही थी बात। उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध तू पहला नहीं है, हमारी भी यही हालत थी जब शुरुआत की थी हमने, लेकिन ये सब कुछ हो गया और तुम्हारा भी होगा, तो भरोसा रखो। एक दिन में खत्म नहीं हुआ है, एक दिन में खड़ा नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित ही तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि तुम्हारी हायर पावर, अब तक ये समझ में आ गया था कि ईश्वर मत बोलो, हायर पावर बोलो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया मैं नहीं चला रहा हूँ, इतना तो मुझे समझ में आना चाहिए। मैं अपना जीवन नहीं चला पाया, औरों का क्या चलाऊंगा। मुझे बस इस पे फोकस करना है कि यार मेरे को आज सीधे तरीके से कैसे रहना है। तो बोले हायर पावर मान लो, हायर पावर सब कुछ ठीक कर देगी। और वो हो रहा था यार। अब घर वाले जो हैं उनका मेरा बर्ताव मुझसे बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब झुंझलाहट नहीं हो रही थी। मुझे अगर कोई सूंघ ले 15 मिनट लेट हुआ हूं कि शराब पी ली है क्या,
तो मतलब माथा ठनक जाता था कि चोरी नहीं की फिर भी चोर बोल रहे हो, अब तो जाके डाका ही डालता हूँ। लेकिन अब वो समझ आ गई थी कि डाका कहाँ डाल रहा हूँ, शराब पी के तो मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो वो डीआर दिया गया था वहां पे कि जो भी आपकी आलोचना करे वो आपके शिक्षक हैं। और मैंने इनिशियल स्पॉन्सर जिनको बनाया था उन्होंने बोला कि यार तुमको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपनी इन्वेंट्री अपन खुद नहीं ले पाते, और तुम्हारे घर वाले अगर बार बार तुम्हारी गलतियां गिना रहे हैं, तो तुम ये देखो ना कि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो उन पे काम करने की कोशिश करो। तो ये तरीका बदल गया। बहुत अर्ली बात थी, लेकिन वो स्टेप 4 के आसपास कहीं पे है कि एंटायरली डिफरेंट एंगल, पूरी तरह से अलग नजरिए से। तो पूरी तरह से अलग नजरिए से चीजें देखने लगा जब उन्होंने बताई, तो बोले अनिरुद्ध सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को शराब से दूर रहना है, दैट्स इट। पत्नी घर चला रही थी, मुझे डाउट था, क्योंकि मैं दिखने में तो बहुत खराब हो ही गया था, मैंने बताया मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी थी। तो मेरे मन में डाउट कि ये कहाँ गई है, 2 घंटे में आने वाली थी, 4 घंटे क्यों लग गए, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये काम तो बता रही है सचमुच यहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये सारा शराबी का दिमाग मेरा, कि मैं 4 साल में पैसे नहीं दिए थे, वो कैसे कैसे बच्चों को बड़ा कर रही थी, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल, तो वो अब नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो कुछ है वो बोले हवाले कर दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, भगवान, हायर पावर, कोई बात नहीं है, बस तुम ये मान लो कि है कोई, और हवाले कर दो, और एक दिन के हिसाब से जियो, स्ट्रक्चर्ड लाइफ, निश्चिंत होके जियो, कि आज का दिन मुझे शराब से दूर रहना है। और तभी बिल डब्ल्यू का मैंने एक राइटिंग पढ़ा था, वहां पे मैं अब ध्यान से लिटरेचर सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ के इसमें से क्या कर सकता हूँ ये शिद्दत से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार शराब के लिए जो शिद्दत दिखाई है ना, उसका 10% तो लावा निरोध काफी है। तो अब वो कहीं ना कहीं मैं शिद्दत से चीजें करने लगा था। मैंने कहा ये 12 कदम 12 कदम कब स्पॉन्सर लूंगा, कब प्रोग्राम करूंगा, अब कैसे मेरे को जीवन दिन कैसे बिताना है, तो ये सारी चीजों का तो अब पालन कर ही रहा था कि हॉल्ट, भूखे नहीं रहना है, गुस्सा नहीं होना है, अकेला तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। और अकेले नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुराने दोस्तों से जाके मिलूं, वो खेल में खेल चुका था, या पुरानी किसी लड़की है दोस्त उसको कॉल करूं टाइम पास के लिए, मोबाइल अब हाथ में आ चुका था, स्मार्टफोन, तो पिक्चरें ही देख रहा हूँ, रील्स ही देख रहा हूँ, पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं यार। ए मेंबर्स के साथ बातें करना है, थकना नहीं है, काम अब थोड़ा बहुत मेरा चालू हो गया था, पीपल प्लेसेस सिचुएशन अवॉइड करना है, वो सारी चीजें तो मैं कर रहा था, लेकिन अंदरूनी जीवन कैसा रहे मेरा, भाव क्या रहे मेरे। तो मैंने पढ़ा कि यार ये 12 कदमों को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाओ, बिल डब्ल्यू ने कहा है 3 चीजें दिन में करना है। एक तो अपना सबसे अच्छा रूप बाहर लाने की कोशिश करो, जो भी अच्छे गुण हैं तुम्हारे उनको बाहर लाने की कोशिश करो। दूसरी बात कि दिन भर में किसी का दिल न दुखाओ यार, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। और तीसरी बात कि लोगों की मदद करने की कोशिश करो। मैंने कहा ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, और मुझे सिंपल चीजें ही चाहिए थी। इससे पहले मैंने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हों अगर, तो उनकी ओर आकर्षित होता था, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि इतना दिमाग अपने पास है ही नहीं यार। सिंपल चीजें इस आधार पर एक एक दिन जीवन जीने लगा तो मेरे को अच्छा लगने लगा। अब मुझे वो उड़ नहीं रहा था आसमान में जिसको पिंक क्लाउड बोल रहे हैं, कि शराब का ख्याल नहीं आ रहा है, शराब का ख्याल नहीं आ रहा है। उसके बजाय मेरा ध्यान ये था कि यार मैं रिफ्लेक्ट करूं क्या किया है पास्ट में, उससे मुझे गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। बेशक मैंने बहुत गलतियां की हैं जिनको अपराध कहा जा सकता है, चाहे वो कानूनन अपराध हो, चाहे वो सामाजिक अपराध हो, चाहे वो आध्यात्मिक अपराध हो, बहुत सारे किए हैं मैंने। उसके लिए प्रक्रिया है, 12 कदम मैंने करना है, लेकिन आज के दिन तो मुझे गिल्ट में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के दिन अगर मैं शराब से दूर हूं और ईश्वर की राह पे चल रहा हूं, तो ईश्वर तो मेरे से इतना ही मांग रहे हैं। वो तो मेरी अपनी इमेज है मेरी नजरों में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार क्या गिल्ट है इतना मेरे मन में, कितनी शर्म है मेरे मन में, तो वो सब रखने की जरूरत नहीं है मुझे। आज के दिन में अच्छा जीऊं यार, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊं, न परिस्थिति, न इंसान। कोई भी मेरे रिलैप्स का कारण नहीं था, मेरे रिलैप्स का कारण केवल और केवल मैं था। क्लियरली बोला गया था, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इलनेस बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिकवरी। तो कोई भी मुसीबत आ जाए, और मुसीबतें थी, बहुत सारी मुसीबतें थी,
मैं देख रहा हूं कि ये जो 7 साल हैं वो सीक्वेंस से पूरा सिलसिला है। जैसे फिल्मों में होता है, जैसे टीवी सीरियल में होता है कि एक मुसीबत खत्म हुई, खुशी मना ली, दूसरी मुसीबत सामने आ गई, ये मैंने ही खड़ी की हुई मुसीबतें हैं। तो वो तो आएंगी, लेकिन वो कोई रिलैप्स का कारण नहीं है। और उन मुसीबतों से भी, शराब से भी बड़ी है मेरी हायर पावर, और उसने बताया हुआ रास्ता ये है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता। तो एक एक दिन से जब मैं पहली बार सच्चाई से, प्रेम से जी रहा था, छोटी छोटी बातें थी, स्टेप नहीं की थी तब, लेकिन हमने लड़ना छोड़ दिया है किसी से भी और किसी भी चीज से, यहां तक कि शराब से भी। ये लाइन पकड़ के रख ली और इतना आनंद आ रहा था कि यार लड़ना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई तो मेरे दिमाग में चल रही थी 24 घंटे। हर चीज के विरुद्ध संघर्ष, हर चीज के विरुद्ध, हर व्यक्ति के विरुद्ध, हर परिस्थिति के विरुद्ध। वो अब सब शांत हो गया था यार। ये एक बार मान लिया कि मेरे सामने सैकड़ों प्रमाण हैं, मैं पहला नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा मुसीबत वाले लोग हैं, लेकिन वो भी निकल गए हैं तो मैं भी निकल जाऊंगा, क्योंकि वहां पे बोला गया है, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल। हमने शायद ही किसी इंसान को असफल होते हुए देखा है जिसने हमारा रास्ता पूरी तरह अपनाया हो। इस बात पे मुझे यकीन हो गया, क्योंकि यार रिजल्ट्स मिल रहे थे। 3 चीजें मुझे बोली गई थी कि अनिवार्य हैं। मैं बोल रहा था मैंने ये तो किया, मैं तो मीटिंग तो जा रहा था, मैंने फोन भी किया, उसने उठाया नहीं, तो फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मैं पीने चला गया। तो मुझे बोला था यार 3 चीजें अनिवार्य है, ईमानदारी, खुला दिमाग और इच्छुकता। इनके बिना काम नहीं होगा। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब स्पॉन्सर नहीं लिया था, स्टेप नहीं लिया था, लेकिन शराब के सामने पूरी तरह से हार मान ली थी, और ये समझ में आ गया था कि खेल नहीं खेल सकता हूं मैं ये यार। तब ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस के साथ में जीने की कोशिश कर रहा था। अंदर एक बाहर एक नहीं था। अगर आता था तो तुरंत वो है ना अंधेरे में नहीं रखता था, ख्याल अगर आते थे, क्योंकि शराब का ऑब्सेशन तो उसी दिन से चला गया दोस्तों। एक भी बार 7 साल में मुझे ऐसी इच्छा नहीं हुई है कि मैं शराब पी लूं। एकेडमिक ख्याल आते हैं तो वो समझ जाता हूँ कि ये शराब फिर से दिमाग का खेल है, बट इच्छा नहीं हुई पीने की। लेकिन बाकी जो चीजें होती हैं लाइफ में, जहाँ पे मेरा दिमाग चलता है, अब मैं बिल्कुल समझ में आ रहा था कि यार मैं आया तो यहाँ पे शराब के कारण हूँ, लेकिन शराब सिर्फ लक्षण है, बाकी जो चीजें हैं वो मेरी पर्सनालिटी है। तो मुझे इस पे काम करना है। बहुत ध्यान से देखने लगा कि ग्रुप पे क्या क्या आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहां पे मैंने एक पोस्टर आया था, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर। मैं खतरे में नहीं हूं, मैं खुद खतरा हूं। और ये बात हिट कर गई है। यस यार, मेरे जीवन में तो वैसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्या मुसीबतें आती नहीं है लोगों के लाइफ में? क्या रिलेशंस में प्रॉब्लम होते नहीं है? क्या कर्जे होते नहीं है? लेकिन हर चीज को मैं बहाना बना लेता था अपनी कहानी में, अपनी जिंदगी में और नुकसान लाने के लिए। लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्क्रैच से शुरुआत की थी मैंने, कहा 50 रुपए दिन के मिलते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू है ना, जब तेरे प्रॉब्लम तुझे सताने लगे तो तू दूसरों को मदद करने की कोशिश कर। तो ओल्ड टाइमर्स मुझे सर्विस में ले आए। और दिमाग जो नहीं चल रहा था कि क्या करने वाला हूँ लाइफ में आगे, तो यार वो बोलते हैं कि है ना, ऊपर वाला काम करता है, डायरेक्टली नहीं आएगा। तुम बोल रहे हो सही है कि कोई सामने आके खड़ा होके तुम्हारे प्रॉब्लम चुटकी में दूर नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे आते रहोगे तो ए के मेंबर्स के जरिए या कुछ घटना होगी या किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, उससे तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो मुझे काम भी मिल गया, और ये भी समझ में आ गया कि अब मुझे वो जिद नहीं करनी है हर किसी जगह में कि मैं करूंगा तो यही करूंगा, पैसे इतने ही आने चाहिए, यही आने चाहिए। सेंटर में रहेगी कि रिकवरी मेरी, सोब्राइटी मेरी। इसके लिए जो चीजें ठीक है वो करूंगा, जो चीजें ठीक नहीं है वो नहीं करूंगा, चाहे भूखे रहना पड़े। और भूखे रहने के दिन थे हमारे यार, सचमुच थे, लेकिन परिवार ने साथ दिया, वो भी समझ गए थे। बाकी हमारे डिफरेंसेस बहुत रहे और लंबे समय तक चले, लेकिन पत्नी को ये पक्के पक्का मालूम था कि इसने शराब से दूर रहना जरूरी है। तो मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, किसी चीज के पीछे नहीं भागा। जो कुछ आएगा, उन्होंने गॉड्स प्लान है, ईश्वर की योजना है, भरोसा रखो, अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे उजागर होगा। तुमको यहाँ पे जो बोली गई हैं बातें, उनको लेके चलना है। और वो करके एक एक दिन से आनंद आ रहा था, और दोस्तों उसके है ना सबूत मिलने लगे थे।
कि यस, मैं सोच कुछ रहा था। मैंने कहा कि फोटोकॉपी में एक कागज डालो, वहां से डिफेक्टिव ही आएगा। उस तरह से मेरी सोच थी। तो अपना दिमाग नहीं चलाना है। अपन तो सिर्फ इस प्रोग्राम के आधार पर जितनी कुछ समझ है, बहुत कम समझ थी, आज भी ज्यादा है ऐसा नहीं है दावा, लेकिन तब तो बहुत अर्ली डेज थे। लेकिन उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहा था तो चमत्कार होने लगे यार। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो रिश्ता हो। मुझे लगता था कि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैं सोबर हो गया हूँ, कोई जरूरत नहीं है दुनिया को पता होने की। मेरी हायर पावर को मालूम है, मुझे मालूम है, इतना काफी है। जिस तरह से मेरी शराब मैंने लाख छुपाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बदबू हर जगह पहुंची, वैसे ही रिकवरी की खुशबू भी पहुंचती है। सारे दरवाजे काम के बंद हो गए थे, लेकिन नए खुलने लगे। घर बैठे काम आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। और आज मैं देखता हूँ कि ईश्वर की योजना कैसे काम करती है। मैं उस फील्ड में नहीं जा सका जहां पे मुझे जाना था। जहां पे मैंने 20 साल काम किया था, मैं दूसरे फील्ड में आ गया जो वर्क फ्रॉम होम था। और अगले साल कोविड आ गया। मतलब ईश्वर मेरे को कैसे बचा लेता है। मेरा दिमाग कुछ एक होता है कि वहां जाऊंगा तो वहीं पे मेरा क्वालिफिकेशन है, वहीं पे मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी सर्विस के थ्रू मिलती है। मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ और कोविड आ जाता है और मैं सस्टेन होता हूँ। तो ये चीजें बार बार समझ में आने लगी कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ यार, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता हूँ, दूसरों का जीवन नहीं चला सकता हूँ। बहुत ही स्वार्थी, आत्म केंद्रित तरीके से, और मुझे जो लगता है वही सही, आई नो एवरीथिंग, इस तरीके से जिया हूँ। अहंकार प्रचंड। अब मुझे मजा आने लगा कि यार झुक के जीने में क्या मजा है। मेरे को बहुत बड़ा बरगद पेड़ बना तो बनने की जरूरत नहीं है यार। मैं हल्की सी घास बन जाऊंगा ना तो चल जाएगा। ताकि बाढ़ भी जो आएगी ना, उसमें बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास जो है वो जीवित रह जाती है यार, उसी में टिकती है। तो अब वो मजा आने लगा झुक के जलने में। मैं ही शाना हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, देखो कैसे चुटकियों में सॉल्व करता हूँ। ये इसकी जो फिजूल है ना, उस ये सब बातें मेरी, कुछ भी नहीं था मैं, लेकिन खुद को क्या समझता था। जब सच्चाई पे आ गया कि यार मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक नॉर्मल इंसान, जो जीवित रहने के लिए जो प्रिकॉशंस लेता है, वो भी तो मैंने नहीं लिए। इतना बेवकूफी भरे एटीट्यूड से रहा हूं जीवन भर, और फिर भी जिंदा हूं। वो सारे मैंने चीजें करके देख ली जो मुझे मार सकती हैं। तमाम गलतियां करके देख ली जीवन में, जो नहीं करनी चाहिए। न एक बेटे ने करनी चाहिए, न एक बाप ने करनी चाहिए, न एक पति ने करनी चाहिए, न एक एम्प्लॉय ने करनी चाहिए, और न एक इंसान ने करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। वो सारी चीजें मैंने करके देख ली, इतने रिस्क उठा लिए जीवन में, फिर भी मैं आज जिंदा हूँ। और बीच में जो टाइम आ गया, मैंने कहा कि हजारों लोग नजरों के सामने से गुजर जाते थे, लेकिन कोई एक नहीं होता था जिसको मैं अपना कहूँ। कोविड के बाद हम जूम पे आ गए यार। आज दुनिया भर में मेरे दोस्त हैं। उनमें से ज्यादातर दोस्तों से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन जब उनका फोन आता है या मैं उनको फोन करता हूँ, या आखिर में 3-4 साल बाद मुलाकात होती है, तो वो जो प्यार महसूस होता है, कितना केयर करते हैं लोग, कितना प्यार करते हैं। तो एक ही शब्द मन में आता है जो मैंने कई बार लिटरेचर में पढ़ा है, अनडिजर्विंग। मैं तो इस योग्य था ही नहीं यार। एक लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा, ये ग्रैंडियोसिटी या बड़प्पन के लिए नहीं बता रहा हूँ। मेरा जब पिछले साल प्रॉपर डे मेरा हुआ, और तभी मुझे यूरोप जाने का इनविटेशन आया मेरे काम के सिलसिले में। अब विदेश जाना ये आजकल कोई बड़ी बात नहीं रही है, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए थी यार। क्योंकि जिस बंदे को रहने के लिए घर नहीं हो, जो फुटपाथ पे था, और जो सामने एक भिखारी का परिवार दिखता था, तो मुझे जलन होती थी कि यार इसकी भी फैमिली है और वो भी खुश हैं, और मैं अकेला हूं यहाँ पे, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि मेरा जो शराब का सफर था, वो ये था कि क्या से क्या हो गया, और ए का सफर ये है, यार बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। तो एक वो दिन था जो मैंने सड़क पे मर जाना था, और एक ये दिन है कि मुझे विदेश में बुलावा आता है, 20 दिन रहना है। वहां पे 5 स्टार होटल में मेरी व्यवस्था की जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है।
और तब सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड आता है मन में। यार सड़क पे भी जगह नहीं थी, वहां पे भी लाठी मार के मेरे को हवलदार ने ना भगा दिया है। वहां से ये दिन आया तो वो तो सिर्फ इसलिए कि इस बीच में मैंने दिमाग चलाना छोड़ दिया। मैंने आप लोगों के सहारे चलना चालू किया, मैंने प्रोग्राम लिया, मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर की कही हुई वो सारी बातें जो अच्छी नहीं लग रही थी वो की। और आज भी वही देखने की कोशिश करता हूँ कि मन कहीं भी भागे उसको सीधा लाना है प्रोग्राम की लगाम लगा के यहाँ पे। तो सब हो रहा है, रिश्ते सुधर गए, करियर अच्छा हो गया, जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था वापस वहां से भी अपने आप इनविटेशन आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि ग्रेटिट्यूड जो आता है वो इसलिए नहीं कि मटेरियल चीजें वो तो जरूरी हैं, वो तो आ रही हैं। लेकिन जब मैं विदेश गया वहां पे और 19 दिन रहा, तो मुझे एक तड़प थी कि यहाँ पे आया हूं तो यहाँ के मेंबर्स से मेरे को मिलना है। 32 मीटिंग होती थी उस शहर में, लेकिन सारी इटालियन में, और एक ही मीटिंग होती थी वो शहर के दूसरे कोने में थी। तो मैंने अपने साथी से कहा कि भाई आज मैं नहीं आ रहा हूँ साइट सीइंग पे, मुझे एक जगह जाना है और मैं वहां पे जाता हूँ, यहाँ से हजारों साल दूर। 16 जन होते हैं मीटिंग में, 5 मर्द 11 औरतें। और वहां पे भी इतना बढ़िया स्वागत किया जाता है, इतनी सुंदर मीटिंग होती है। मैं फोटो खींचना चाहता हूँ उनके साथ, वो मना कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे बाद में पिज्जा खाने ले जाते हैं। 2-3 घंटे उनके साथ बिता रहा हूँ और कब टाइम चला जाता है पता नहीं चलता है। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ यार, आज जहां जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है। आज जहां जाता हूँ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता था। आज मेरे बारे में 4 शब्द अच्छे बोले जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में मैं अपनी करतूतें सारी बता दूं तो शायद लोगों को घिन आए, लेकिन यहाँ पे मेरे बारे में अच्छा बोला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मन में विचार आती है कि यार वो शब्द आता है मेरे लिए कि अनडिजर्विंग हूँ। कहीं से कहीं तक योग्यता नहीं थी मेरी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मैं मर जाऊं लेकिन जिंदा हूं, आप लोगों के बीच में हूं, पहली बार वो जिंदगी जी रहा हूं और जीने का आनंद ले पा रहा हूं। जहां पे मेरी बात अटक जाती थी कि यार पीना तो बंद ही करना चाहिए, लेकिन पीने के बाद आनंद क्या, और मैं देख रहा हूं कि ये आनंद है कि बढ़ता ही जा रहा है यार। जो एक विनम्रता से, जो एक लो प्रोफाइल तरीके से, जो एक दूसरे के लिए जीने में आनंद है, तो आज वो पर्पस और डायरेक्शन मिल गया जिसकी कमी थी। और दर्द यही था मेरा, पैसा कमा रहा था उसमें सुख नहीं था, थोड़ा बहुत नेम फेम था उसमें मजा नहीं आ रहा था, वो कम पड़ रहा था मेरे लिए। मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी उन चीजों में, लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं उसमें। वो संतुष्टि में ढूंढ रहा था, सिर्फ गलत जगह ढूंढ रहा था, शराब के पहले घूंट में। वो मुझे अब आपके साथ मिलती है यार। प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखते हैं, मैं आज के दिन कैसे जी रहा हूँ वो मायने रखता है। मेरी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक है, ये मायने रखता है। मैं आज अपनी जिम्मेदारियां तो निभा ही पा रहा हूँ, न घर में मैं कोशिश करता हूँ कि स्वार्थीपन हो मेरा, आत्म केंद्रितता हो मेरी। कदमों का भी इस्तेमाल करता हूँ, परंपराओं का भी मुझे बोला गया है इस्तेमाल करना है, वो करने की कोशिश करता हूँ। न ग्रुप में अपनी वाली चलाने की कोशिश करता हूँ। यही रहता है कि यार मेरे को जीवन यहाँ से मिला है, जीवन दान मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि पास इट ऑन, जो तुमको मुफ्त में मिला है वो पास करोगे तो ही तुम्हारे पास कायम रहेगा। और मेरे पास जो है ना यार, असीम असीम आनंद है, और ये आनंद बढ़ता ही जाता है। मतलब मैंने प्रोग्राम और स्पॉन्सर भी बाद में लिया, लेकिन जब हार मानी और ये डिसाइड कर लिया, ट्रू एम्बिशन इज नॉट व्हाट वी थॉट इट वाज। मेरी जो महत्वाकांक्षाएं मुझे लग रही थी वो सच्ची महत्वाकांक्षा थी ही नहीं मेरी। मैं दरअसल चाहता था, प्रफाउंड डिजायर, मन में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं विनम्रता से ना यार, उसको मैं जो नहीं समझता हूँ जिसको, उसकी छत्र छाया में चलता रहूं। और उस छत्र छाया में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के हाथ में हाथ है। और ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो आपने प्रॉमिस किया था कि अनिरुद्ध सपने में भी सोच नहीं सकता है तू। वो मजा, वो आनंद जो कम होने का नाम नहीं लेता है, बढ़ बढ़ ही रहा है। और यही बात जो है वो बहुत ग्रेटिट्यूड लाती है यार, कि जीना सिखा दिया, एक इंसान बनना क्या होता है सिखा दिया। और उसी तरह से एक एक दिन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़ी खुशी से जीवन चल रहा है, बड़ी उपयोगिता से जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब तब तक कायम है जब तक मैं ये याद नहीं रखता हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ चलना है, शराब के पहले घूंट से दूर रहना है, और उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो करना है। शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, कुछ गलत अगर बोल गया हूं तो माफ करें। दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप और आप सभी का बहुत 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 आभार, इतना आभार
कि जिसके लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच।